अनस्टेबल कौन? जैसे लड़कियों का गुस्सा, गाल में कुछ काला है, ये काले वो वाले हैं, तो मैम उन्हें क्या करती है, क्लास से बाहर निकाल देती है, तो ये वो वाले हैं। स्कूटी, वैन, कार, मंदीप, फैको, निक्कू जी। हमारी यमा किसी से कम है के? ये जान नहीं मोहब्बत तेरी रो रो पुकारेगी आज चांद से, ला हफ्ता वरना उस आयरन रॉड से पीटेंगे और हॉस्पिटल आएगा। मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे दे। अब तेरे लिए आसान कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, जो पेयर्ड है या जो अनपेयर्ड है? बस बस। ताज्जुब की बात यह है जो स्टार्टिंग के दो वर्ड हैं La और Ac, ना ही ये Ac एक एक्टिनॉइड है, ना ही ये La एक लेंथेनॉइड है। तो चैप्टर है हमारा DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। अच्छा, DNF ब्लॉक पहले आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे मिलता है सबको। थोड़ा आगे आ जाओ, इस साइड हो जाओ, हल्के हल्के हो जाओ। कुछ इस तरह आपको क्या दिखता है, आपका पीरियोडिक टेबल। इसी तरह दिखता है। हो जाए चालू, स्टार्टिंग में उबासी लेना। अच्छा, इधर आपको मिलता है एस ब्लॉक। ये जो आपके ग्रुप 1 से लेके 2 होता है, कौन सा होता है? एस ब्लॉक। अच्छा, जितना पढ़ाऊंगा उतना काफी है एग्जाम के लिए आपको। इधर जो आपको मिलते हैं 6 ग्रुप, दैट इज फ्रॉम ग्रुप 13 से लेके 18 तक, वो कौन सा होता है? पी ब्लॉक, करेक्ट। और जो नीचे बैठे हुए यहाँ पे, ये आपको मिलता है डी ब्लॉक, ठीक। और बात करते हैं तो फिर 3 से 12 के बीच में, ग्रुप नंबर 3 से 12 के बीच में आपको क्या मिलता है? डी ब्लॉक। अच्छा, नीचे जो ये पिछड़े हुए हैं ग्रुप से, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कहता हूं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थोड़े बदतमीज टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? थोड़े बदतमीज टाइप के। अच्छा, एफ ब्लॉक के उनसे महाबदतमीज। तो फर्क क्या है सर दोनों में? फर्क देखो, ध्यान सुनो, ये है फर्क। एक बच्चा होता है क्लास के अंदर जो खुद डिस्टर्ब रहता है ना पढ़ाई करता, कभी इधर छू रहा है, कभी इधर, कभी टेबल पे कुछ कर रहा है, कभी तबला बजा रहा है टेबल पे, कभी कुछ कर रहा है, ठीक। तो क्या वो क्लास के अंदर ही रहता है? तो क्लास के अंदर ही है, मगर सबको डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, एक उससे अपर लेवल वाले होते हैं बैक बेंचर्स, वो क्या करते हैं? खुद तो डिस्टर्ब हो ही रहे, खुद तो पढ़ नहीं रहे, औरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैम उन्हें क्या करती है? क्लास से बाहर निकाल देती है। तो ये वो वाले हैं कि इन्हें हमने इस टेबल से बाहर निकाल दिया, तो ये बदतमीज है और ये महाबदतमीज है। बदतमीज क्यों है, महाबदतमीज क्यों, उसका हमने सीखने पूरे चैप्टर के अंदर आज, ठीक ठीक है। अब एक बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या फिर ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स की, अच्छा, ट्रांजिशन आपने सुना होगा, वही जो आजकल आप लोग रीलों के अंदर करते हैं, है ना, वही वाला ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक। ट्रांजिशन मेटल से मेरा मतलब है इनके पास यहाँ पे ऐसा नहीं कि रील बना रहे हैं, इनके पास है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, ठीक है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। डी आपको पता होना चाहिए, डी कौन सा होता था नीरज? 5 वाला, है ना, दिस इज कॉल्ड आपका डी ब्लॉक। तो इनके पास क्या है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अभी क्या ट्रांजिशन दिखाता है क्या नहीं दिखाता वो हम लोग पढ़ेंगे। वन मोर थिंग, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को पता है क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज दिस, n-1 d पावर 1 से 10 जाएगी इसकी, एंड अगेन ns पावर 1 से 2 जाएगी। तो ये इनकी क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हमने सीखना है, जल्दी लिखो उसे, ठीक। वन मोर थिंग, एक आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है n-1 d10 और ns2, मतलब सब कुछ पेयर्ड है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये कौन से होते हैं आपके? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब सर ये क्या होते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स? देखो, जो ट्रांजिशन नहीं करते, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि सर ट्रांजिशन वो वाले हैं जो इनकम्प्लीटली फिल्ड, जिनके पास क्या है? डी ऑर्बिटल्स। अब चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो, ठीक। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये नॉन ट्रांजिशन है, मगर आपको मिलते इन्हीं के बीच में है। कुछ वो होते हैं बहरूपीय होते हैं ना, जो हम कहते हैं कौन से? जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो याद रखें ना, पेपर में क्वेश्चन आता है, ऑल्दो Zn, Cd and Hg are considered under D block elements, but hence they are non-transition elements. Why? तो रीजन क्या है इसका कि सर इनके पास कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d10 ns2,
इससे क्या फर्क पड़ रहा है वो हमें भी अब सीखना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ पीरियड आपको बताया हमने क्या स्टार्ट करा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, फोर्थ पीरियड बताया, फोर्थ पीरियड के अंदर हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, 3D सीरीज बोल सकते हैं उसे। 3D सीरीज ही हमारी पहली क्या होती है, ट्रांजिशन सीरीज होती है। ठीक, अब सबसे पहले आपको क्या मिला, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ऐसे करके हमारा पूरा चल रहा है टिल जिंक। तो अगेन एटॉमिक नंबर 21 से कहां तक जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर 30 तक जा रहे हैं हम लोग। आप लोग यहाँ पे सारे एटॉमिक नंबर लिख लेना। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, इनकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या बनेगी वो, 3D थी, 3D सीरीज थी ना। अब 3D सीरीज आपको पहले लिखवाया क्या था, 3D का साथ में 4s था, तो 3D है और साथ में क्या है, 4s है। अच्छा, वन मोर थिंग, 4s2 सब में क्या है, कॉमन है, तो 4s2 सब में आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अच्छा, अभी इसमें भी एक कुछ ना कुछ आगे चल के ट्रिक होगी, तो मैं आपको समझाऊंगा क्या ट्रिक है। अब 3D आप लोग यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10। अभी आपको मैंने ठीक 1 से 2 मिनट पहले क्या समझाया था, जहां आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए और 4s2 फिल मिल जाए, वो आपका क्या होता है, नॉन ट्रांजिशन। तो हमने क्या वहां पे जिंक लिखा था, हाँ लिखा था। ठीक, अब इसमें कोई डाउट किसी को, ठीक। अब कईयों को होगा कि सर इसे याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, तो याद करने के कई सारे तरीके हैं, देखो समझो। मैंने जो याद रखा है वो ऐसे है, स्कूटी वैन कार, स्कूटी वैन कार, मनदीप हमारा भाई है जो चला रहा है, और एक है फैको निक्कू जी, फैको निक्कू जी। ठीक, तो क्या बना, स्कूटी वैन कार मनदीप फैको निक्कू जी। क्लियर है, स्कूटी वैन कार लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे स्कूटी वैन कार, मनदीप भाई है हमारा जो चला रहा है, मनदीप फैको निक्कू जी। क्या चीज, रुक जाओ, अभी बताया ना, अभी जितना बताया उतना करो पहले। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं, कौन सा, फिफ्थ पीरियड जो हमारा है। फिफ्थ पीरियड वो क्या कहता है कि मैं 4D सीरीज हूं। अच्छा, एक नंबर नीरज कम कर रहे हैं, देख फिफ्थ पीरियड है तो सीरीज क्या हो जाएगी, 4D। पहली ट्रांजिशन सीरीज क्या थी तेरी, 3D की, तो ये कौन सी होगी, 4D की सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। यहां से आपका स्टार्ट होता है Y से और टिल वी गो कैडियम, कैडियम कह रहा हूं, कैडमियम, CD तक, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, यहां पे आपको क्या बताया था, 4D से, तो मतलब सर ये क्या होगा, 4D1, 4D2 बोलते रहो, 4D3, 4D4, 4D, 4D, 4D8, 4D9 और 4D10, करेक्ट। अच्छा, 4 के साथ में क्या था, 5, तो ये क्या होगा, 5s2 यहाँ पे सब में कॉमन है, 5s2 सब में कॉमन रहेगा आपका गेम। फाइव एस टू सब में कॉमन रहेगा। क्लियर है, ठीक। अब आपको लगेगा सर ये तो आपने बता दिया इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, ये आप लोग वैसे कर सकते हो, बताओ याद, बिना ट्रिक के, बिना निमोनिक के। मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर आपके पास डी ब्लॉक स्टार्ट करा है उसके ही आपको 3 मिलेंगे, फिर एफ ब्लॉक है, तो यहाँ पे भी एक ट्रिक है, ये थोड़ा सा मैं यहां से मिटाता हूं। इसका मैं यहां लिख देता हूं, ये जान नहीं अच्छा, फनी ट्रिक है, ठीक है, मोहब्बत तेरी रो रो पुकारेगी आज चांद से। तो क्या ट्रिक बनी है आपकी, ये जान नहीं मोहब्बत तेरी रो रो पुकारेगी आज चांद से। ठीक, याद रहेगा ये भूल जाओगे, भूल जाओगे। इससे इजी क्या बनाऊं, देखो इसका क्या बना सकते हो आप लोग, अलग अलग बनती है इसकी, मेरे को ये आती है इसलिए मैंने आपको ये बताई, वरना मैं आपको एक और सोच के आऊंगा वो भी बता दूंगा।
इससे इजी क्या है, उससे फनी भी नहीं लगती मेरे को कोई, कि ये जान नहीं मोहब्बत तेरी रो रो पुकारेगी आज चांद से। जान ही बोलेंगे जेड क्या चीज? जान पे जेड तो इसे जेड कर दे, जान कर दे, ठीक है। जार कर देते हैं। जार क्या है? अब वो अपने अपने अकॉर्डिंग कर लो, है ना, वो मैंने आपको बता दिया, ट्रिक दे दी है, किसके अकॉर्डिंग आप लोग उसे मॉडिफाई कर लो जैसे तैसे, है ना। आपको गाड़ी दे दी गई है, अब उसे जैसे जैसे उसमें मॉडिफिकेशन करो आप लोग, चाहे साइलेंसर लगवाओ, चाहे उसके शीशे काले करवाओ, चाहे कुछ भी करो। रो रो पुकारेगी आज चांद से, ठीक है, हुआ ठीक। 6th पीरियड है, मतलब सर एक नंबर कम कर देंगे तो 5D सीरीज मिल गई। और ट्रांजिशन कौन सा होगा बोलो? करेक्ट, थर्ड ट्रांजिशन। नीरज को नहीं आ रहा लग रहा है, पक्का? फिलहाल इस पे रहते हैं, हमारा 6th पीरियड 5D सीरीज। अगेन 57 आपको क्या मिल रहा है? लेंथेनियम, ठीक। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? 72 से टिल 80 आपके सारे डी ब्लॉक, ये भी डी ब्लॉक का ही पार्ट है, मगर ये आपका अलग में आता है, उसे बताएंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब इनका क्या है? 5D सीरीज है, तो मतलब क्या होगा सर? 5D बोलो, 1 और 6s 2, 5D 2 और 6s 2, which means 6s2 remain same, correct। 6s2 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 6s2, इधर क्या हो जाएगा? नंबर एक एक बढ़ाते जाओ, 5D2 5D3 5D4 5D5 5D6 5D7 5D8 5D9 और 5D10, करेक्ट, ठीक है। आओ, अब इसकी ट्रिक क्या है? अच्छा ये पेपर में आती है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक। इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक बड़ी आसान है और बड़ी इजी है। ये तीनों को हमने क्या लिखा? ला हफ्ता, हफ्ता मतलब पता है ना, पैसे वसूली वाले, ला हफ्ता, वरना, अच्छा इसका क्या है? ला हफ्ता, इन दोनों को हमने मिला के क्या लिखा? वरना, वरना उस, वरना उस। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमने अपने आप से जोड़ना है, आयरन, आईआर का क्या होगा? आयरन, आयरन रॉड से, ये हमने रॉड से अपनी तरफ से जोड़ना है यहाँ पे। तो क्या बना? ला हफ्ता वरना उस आयरन रॉड से पीटेंगे, ठीक है। और एयू को क्या बनेगा? और हॉस्पिटल आएगा, बात समझ गई? तो क्या बना? ला हफ्ता वरना उस आयरन रॉड से पीटेंगे और हॉस्पिटल आएगा। क्लियर है? इजी है? नहीं नहीं मैं नहीं पीटता, वो बस लिखा है, कहीं पीछे लगा दो वंडर वर्ल्ड में अच्छा अब जरा बात चलेगी हमारी किसकी? एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस किसका? आपको क्या बताया है कि D10 ज्यादा स्टेबल है, D5 उससे थोड़ा कम, और अदर आपको क्या मिलते हैं? D3। D10 का मतलब क्या है बोलो, कि आपको क्या मिला है? करेक्ट, फुल्ली फिल्ड है डी ऑर्बिटल, यस सर यस सर। D5 में क्या है? हाफ फील्ड है या पार्शली फील्ड है जिसे हम लोग कहते हैं। अच्छा D3 मतलब आपका 3 भरा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन डाले हैं, जिसे हम लोग आगे पढ़ते हैं कि थोड़ा T2G के टर्म्स में पढ़ेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं। अच्छा ये एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ आता है? तो वो एक्सेप्शन वाले एलिमेंट्स हैं, ये कितने एलिमेंट्स हैं? गिन लो एक बार सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 एलिमेंट्स के अंदर आपको क्या मिलता है? एक्सेप्शन मिलता है। इसे याद करने की बहुत सारी ट्रिक होती है। तो क्या ट्रिक है हमारी? ये तो आपको पता है बेसिकली, कि सर क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं, ठीक है। बैक 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 वेंचर की आवाज है। सर क्यों आगे आऊं? पढ़ाई करोगे, के से लिख दो ना, या फिर लिख दो पढ़ाई कर रहा हूं, है ना, कुछ भी हो जाएगा। क्यों आगे आऊं? पढ़ाई कर रहा हूं। इस फिर इसके बाद आप लोग नहीं, मौत तक ऐसे अलग अलग बनते हैं हमारे, है ना। पढ़ाई नहीं तो ये फ्रंट वेंचर कह लो, क्यों आगे आऊं? पढ़ाई कर रहा हूं, है ना।
पढ़ाई करनी रही है ना? आगे वाला ही ढूंढना है। नहीं, क्या बोलते हैं सर? मौत तक राहें पड़ी, ऐसी कुछ करके बनती है आपकी। क्यों आ गया हूं? पढ़ाई कर रहा हूं, नई मौत तक राहें पड़ी। ठीक। अच्छा, एक्सेप्शन मतलब क्या है कि D10 जहां पे आपको मिल रहा है ज्यादा स्टेबल है, D5 और देन वी हैव D3। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इनके मोस्ट कॉमन आपको ये दिख रहे हैं जो मैंने यहाँ गोले के अंदर लिखे हैं। दीज आर आपके मोस्ट कॉमन जो पेपर में आते हैं। पहला आपको क्या दिख रहा है? एटॉमिक नंबर 24 के साथ क्रोमियम। कौन सा है? क्रोमियम। आर्गन बनाया पहले, 18 तक का बना दिया हमने आर्गन। फिर आगे क्या बोलता है? 4s1 3d5, मतलब एक जंप करके कहां चला गया? डी के अंदर। 4s2 जो था हमने लिखा हुआ है, अब उसे मिटा के क्या कर देंगे? 4s1, और 3d जो हमने लिखा हुआ है उसे 5 कर देंगे 4 को। सिमिलरली कॉपर का है 29, यहां से भी जंप हो गया, यहां पे आ गया तो 4s1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3d9, सॉरी 3d10। अगेन सिल्वर के लिए भी आपके पास यही है, 5s और जंप करके यहां पे आएगा 4d10। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? करेक्ट, टू मेक इट मोर स्टेबल। बात समझ में आई? इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है 3D जी कंटिन्यू। जी, है ना? हमको क्या लगता है सर डी तो बाद में आ रहा है, मगर एस का एनर्जी लेवल ज्यादा है 4s का, रेदर देन हम लोग कंपेयर करते हैं 3d से। ठीक। अच्छा, ये आप लोग लिखेंगे, पेपर में आता है, बढ़िया आता है कि जो आपके एक्सेप्शन है उन सब में क्या है? S1 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 इन सब के अंदर, और एक लौता आपके पास PD है, पैलेडियम, जिसके पास क्या है? S0। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा काम हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि जंप करके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 5 हो गया, यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया 10 हो गया, और यहाँ से जंप करके आ गया, ये भी आपका 4d 10 हो गया। कि अब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी किनकी? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। ये आपको कुल मिला के 10 या 11 प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो पूरे चैप्टर के अंदर में हमने कवर करनी है। ठीक। सबसे पहले आपको क्या मिलती है? मेल्टिंग पॉइंट है। फिर आपको अलॉयज मिलता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मेटल मेटल के बीच में, अलॉय क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कैटलिस्ट का क्या रोल है, कलर्ड कंपाउंड कैसे मिलेगा आपको, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगेन आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आपने पढ़ा है पहले भी, वो क्या है यहाँ पे, उनका उनका एटॉमिक साइज क्या है, एंड अगेन उनका एनर्जी या फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है। ठीक। ये क्या प्रॉपर्टी है? सारी 11 प्रॉपर्टी किसकी है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। स्टार्ट करेंगे किससे? मेल्टिंग पॉइंट से। पहला हमारे पास क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या है नीरज? कि मेटल मेटल को दो दे रखे हैं, उसके बीच का जैसे हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है ना, जैसे जैसे मेटल मेटल के बीच में हमने बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जाहिर सी बात है मेटल है, तो मेटल आपको क्या देता है? एक हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो अभी जान लो कि मेटल्स क्या देते हैं आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। अच्छा, कहने का मतलब फिर ये हो गया कि सर आप ये कह रहे हो D1 से ले D5 तक और D5 से D10 तक ही काम होगा। कहां तक होगा बताओ जरा? D5 तक आपको क्या मिलेंगे? सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ध्यान से सोचें तो हाँ सर, 5 तक तो हम लोग D के अंदर फिल करेंगे सिंगल सिंगल, और 5 से 10 के बाद हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी, एक और डालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितने ज्यादा मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा ये होंगे उतना ही मेरा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप लोग एक बार जरा देख के बताओ कि मेरे को मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहे हैं? D5 में। D5 के अंदर आप बोलोगे सर हाँ कि D5 के अंदर आपको ज्यादा मिल रहे हैं, 5 अनपेयर्ड मिल रहे हैं। D4 के अंदर कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे, और उससे कम में 3, फिर 2 और फिर 1, ऐसे काम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो आपने बताया सर अभी, इसके अकॉर्डिंग तो D5 के अंदर काम होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है, समझे? क्योंकि ये आपका किसका होता है? D5 किसका होता है कॉन्फ़िगरेशन? देखो जरा अपनी कॉपियों में भाई, क्रोमियम का, पक्का पक्का। और D4 किसका है? मैंगनीज का है।
वही तो भाई, और D4 किसका है? क्रोमियम का। देखा, समझे? तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? मैंगनीज, और ऊपर आपको क्या मिल रहा है? क्रोमियम। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंगनीज आपको नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? आपने अभी तो बताया यहाँ पे कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। मैक्सिमम तो मेरे को D5 में मिल रहे हैं, और जो कि मैंगनीज का है, आप उसका मना कर रहे हो। हाँ, रीजन क्या है इसका? देखो, D5 है मतलब क्या? हाफ फिल्ड है पूरा, तो इसकी वजह से ड्यू टू हाफ फिल्ड सबशेल वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा क्या है? स्टेबल। तो इससे एक कम आपको मिलते हैं क्रोमियम में 4। तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट आपको हाईएस्ट मिलेगा। कौन सी सीरीज में? आपकी 3D सीरीज के अंदर। बात समझ में आई? तो अगर आपसे कोई कहता है कंफ्यूज करने के लिए कि अकॉर्डिंग टू द रूल D5 के तो मैक्सिमम मिलने चाहिए मैंगनीज के, मगर आंसर तो क्रोमियम दे रहा है, क्यों? क्या होगा रीजन? आंसर कि सर ये तो पहले से ही ज्यादा स्टेबल है, पहले से अपने आप को स्टेबल लेके बैठा है हाफ फील्ड। तो इससे एक कम, दैट इज क्रोमियम, जिसमें 4 अनपेड बड़े हैं, दैट विल बी हैविंग द मैक्सिमम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आई? लिखो उसे, सुनो जरा। नेक्स्ट वी हैव इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सुन लो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी का मतलब क्या है नीरज? एनर्जी। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेटल मेटल बॉन्ड। बात समझ में? जो ऊपर मेटल मेटल बॉन्ड बना, दैट इज, उसको तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी लगानी है, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ऊपर वाला सेम हो गया कि अगर मेरे को MM बॉन्ड तोड़ना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जाहिर सी बात है D1 से D5 में जाऊंगा, और D5 से अगर D10 जाता हूं तो यहाँ पे ये ज्यादा होगा, और 5 से 10 अगर पेयरिंग आ गई तो फिर यहाँ पे ये कम होगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो। बात समझ में? तो सेम इसका रीजन मैंने आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि इंक्रीज अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको यहाँ पे, किसमें? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में। और क्या बोला है कि मोर एनर्जी टू ब्रेक आपने यहाँ पे लगानी है। ठीक, अगर पेयरिंग है तो ये कम है, अगर अनपेड है तो ये ज्यादा है। ठीक, अगर आप लोग ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ क्या कहता है कि 3D सीरीज का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, 4D का कुछ ऐसा जा रहा है, 5D का कुछ ऐसा जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं मैक्सिमम एनर्जी इन तीनों में किसकी है? 5D की है। बात समझ में आई? तो 5D आपको यहाँ पे दिख रहा है, सब 5D 4D और 3D से ऊपर है, तो 5D की यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मैक्सिमम एनर्जी कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो 5D के बाद किसकी होगी फिर बताओ सीरीज? 4D, एंड देन वी हैव 3D। नहीं समझ में आया मुझे लग रहा है, पूछो। सिंगल सिंगल पड़ेगा D1 से D5, हम्म, एनर्जी तो कम लगनी चाहिए ना। क्या बोलो, फिर से बोल। D1 से D5 में इलेक्ट्रॉन सिंगल पड़ेगा, हाँ, तो उसमें एनर्जी कम लगनी चाहिए देना पड़ेगा। देख, मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे दे। अब तेरे लिए आसान कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, जो पेयर्ड है या जो अनपेयर्ड है? बस फिर अब बात किसकी चल रही है आपकी? एटॉमिक साइज की, कि एटॉमिक साइज क्या है क्या नहीं। देखो, सपोज करो ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, ये आपका एक शेल है, उसके बाहर एक और शेल है, लेट अस से एक और शेल है सर। ठीक, ये आपका 3D है, ये आपका 4s है। 4s की एनर्जी ज्यादा है तो 4s बाहर होता है, 3D एनर्जी कम है तो 3D अंदर है मैंने। अच्छा, आपको विजिबल है? थोड़ा इधर जो बोलना, हाँ आराम से। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम लोग जानते हैं 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहर 2, 4s2 लिखते हैं हम लोग अक्सर। तो सर 4s में आपने बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3D में कितने बनाते हैं हम लोग? 10 बनाते हैं। तो चलो सपोज करते हैं मैं अभी 5 बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अब एक बात आप लोग जरा ध्यान से सोचिए, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज मिलता है आपको? पॉजिटिव का चार्ज है। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी है दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। जिसको नहीं याद हो ऐसे समझे, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके यहाँ पे घूम रहे हैं उनके पास है नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है किसको? पॉजिटिव को। विच मींस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपको क्या मिलता है? अट्रैक्शन मिलता है।
एक तो ये अट्रैक्शन मिलता है, ठीक है। अब जरा आप लोग एक बात सोचो, जब ये अट्रैक्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है ये दोनों इतने काम नहीं आएंगे जितना ये आएंगे। तो 3D और न्यूक्लियस के बीच में आपको क्या मिल रहा है? अट्रैक्शन मिल रहा है। अट्रैक्शन मिल रहा है तो सर साइज कम होगा बढ़ेगा? कम होगा, जाहिर सी बात है। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि जेड इफेक्टिव बढ़ा और साइज कम हुआ? बिल्कुल यही कह रहा हूं। अब हमने एक सीरीज बनाई D1 से D10 तक। स्टार्टिंग में क्या होता है, D1 से D4 या D5 तक हम लोग क्या देखते हैं, या फिर D3 तक हम लोग क्या देखते हैं कि जेड इफेक्टिव आपका बढ़ रहा है और साइज आपका कॉरस्पॉन्डिंगली कम हो रहा है। हमने सीखा कैसे कि सर प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन हो रहा है तो वो श्रिंक हो रहा है, साइज आपका क्या हुआ? कम हुआ। मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जानवी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, मैंने क्या देखा, सपोज करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, हमने 5 फिल किए थे तो 5 और कर देते हैं, 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो जाहिर सी बात है अब आपका जेड इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा? साइज के बराबर हो जाएगा। पूछो क्यों? देखो जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए, क्या इनमें आपस में रिपल्शन नहीं होगा? सर होगा, जाहिर सी बात है सर, इनमें आपस में रिपल्शन होगा और नेक्स्ट स्टेज में यहां पे आपस में रिपल्शन होगा। जो 4s है और 3D के हैं, 4s में ऑल तो दो ही घूम रहे हैं मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, रिपल्शन तो होगा ही सर, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। करेक्ट। तो बीच में आते आते हमें क्या देखते हैं कि जितना जेड इफेक्टिव था उतना ही मेरा साइज हो गया, तो मतलब साइज रिमेन्स सेम। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन के रिपल्शन की वजह से आता है। सर इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, क्या इनके बीच में रिपल्शन है? होगा, जाहिर सी बात है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, अगर कम इलेक्ट्रॉन थे तो ये रिपल्शन कम था या ना के बराबर था? मगर अब आप लोग ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, काफी सारे आ गए, तो ये साइज क्या हो गया? सेम हो गया। मगर अब मैं कह रहा हूं मैं और आगे जा रहा हूं, D7 के बाद मैं और आगे जा रहा हूं, टिल D10 जा रहा हूं, तो अब क्या होगा, नेट आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ा ही। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, अभी आपको बताया। टेक्निकली सर स्क्रीनिंग इफेक्ट मेरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है? रिपल्शन है। अब एक बात सोचो, इनके बीच में अगर रिपल्शन है तो ये दूर जाएंगे आपस में, तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो हेंस साइज इंक्रीजेस। ये हम लोग ने बात करी पीरियड वाइज। बात समझ में आई? देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, जानवी, इधर इलेक्ट्रॉन है, अब इनके बीच में आपस में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब दो चीजों के बीच में उसी की वजह से रिपल्शन हुआ तो साइज बढ़ गया। करेक्ट, ठीक, आया समझ में? अब हम लोग अगर बात करते हैं ग्रुप वाइज कि सर अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, ये तो हम लोग कहां से कहां गए? लेफ्ट से राइट गए। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या सीखा बचपन से, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, सपोज कर रहे हैं नंबर 1 है, तो अगर मैं एक और आगे बढ़ रहा हूं तो सर एक और शेल बढ़ गया, एक और आगे बढ़ रहा हूं तो आपका एक और शेल बढ़ गया। अब जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, रेडियस अगर मुझे निकालना है तो रेडियस मेरा बढ़ता जा रहा है। सेम अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 3D 4D 5D, यहाँ पे आपको एक f ऑर्बिटल भी मिलता है जिसकी पूर्ण शील्डिंग होती है, हमें पढ़ने आगे। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्या मेरा साइज बढ़ रहा है? रेडियस बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, तो हेंस साइज आपका बढ़ रहा है और शेल्स भी आपके बढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ समझाया। लिखो, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द टॉपिक। आपने पहले ही पढ़ा है, इसे हम लोग एंथैल्पी को एनर्जी भी कहते हैं, IE। क्या होता है सर ये? अगेन वही आपका 11th वाला कंसेप्ट है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड कहां से होगा? जाहिर सी बात है, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन का शेल ऐसे है तो लूजली बाउंड आपको यहां मिलेगा, विच मीन्स आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इस आइसोलेटेड गैसियस एटम या फिर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट भी हम कह सकते हैं। ठीक, अब जरा समझते हैं इस बात का मतलब क्या है। सपोज करो आपके पास एक मेटल है, मेटल क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। सो इलेक्ट्रॉन देगा तो M+ और E- आ गया। अब अगर मेरे को इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, M+ में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मेरे को? 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन? M+ में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? करेक्ट, तो मगर इस पे चार्ज क्या आएगा? M+2 और साथ में इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें
सपोज करते हैं मैं आपसे कहता हूं दिस इज डेल्टा H1, दिस इज डेल्टा H2, तो इन दिस केस डेल्टा H1 ज्यादा बड़ा होगा या डेल्टा H2 ज्यादा बड़ा होगा? डेल्टा H1, क्यों? क्योंकि अब पहली बार निकाल रहे तो ज्यादा वो मेहनत, ज्यादा नहीं एनर्जी। नहीं, देखो इन दिस केस आप लोग हमेशा याद रखेंगे आपका डेल्टा H2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा H1। रीजन जरा आप लोग समझो। प्लस वाला क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर जो भूखा है? जो भूखा है। अच्छा, दोनों बातें एक ही हो गई। जिसके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं या फिर जो भूखा है? जो भूखा है। जाहिर सी बात है, सपोज करो एक नॉर्मल बंदा है, उससे आपने कुछ एक पिज्जा का स्लाइस छीन लिया और वो भूखा हो गया। अब उससे आप कह रहे हो अपना जो बचा कुचा जो ब्रेड क्रम्स बचे हैं वो भी मेरे को वापस दे दे, तो उसको ज्यादा गुस्सा किस में आएगा? पहले वाले केस में, सेकंड वाले केस में? सेकंड में आएगा कि सर मैं पहले ही भूखा हूं, मेरे से आप आधी रोटी भी ले गए जो आधी बची हुई थी। तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा एनर्जी कहाँ लगानी? पहले वाले में, सेकंड वाले में? सेकंड वाले में। और बहुत ही बेसिक सी बात है कि सर अगर मेरे को पहले मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे लिए इजी है रेदर देन कि मैं M+ से निकालूं। उससे और मुश्किल है निकालना क्योंकि उस पर ऑलरेडी कौन सा चार्ज है? वो ऑलरेडी भूखा है सर इलेक्ट्रॉन का। तो हेंस याद रखेंगे डेल्टा H2 एनर्जी ज्यादा है डेल्टा H1 से, विच मींस आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी 1 से। ठीक है। एक और बात हमने बोली, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं साइज आपका कम हो रहा है। सिमिलरली अगर साइज कम हो रहा है तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वन मोर थिंग, D5 से अगर मैं D10 जा रहा हूं, सपोज करते हैं अगर मैं स्टेबल चीज को अनस्टेबल कर रहा हूं तो यहां पे मेरा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ेगा। इसका मोटिव मैं आपको समझाता हूं। और अगर मैं अनस्टेबल चीज को स्टेबल बना रहा हूं, अगेन D5 से D10 जा रहा हूं, तो यहां आयनाइजेशन एनर्जी मेरा कम होगा। अब एक बात आप लोग जरा समझो। क्या समझाया आपने सर? यहां पे देखो, एक स्टेबल इंसान पड़ा है, उसको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं और अनस्टेबल बना दिया, तो जाहिर सी बात है मेरे को स्टेबल इंसान को अनस्टेबल करने में ज्यादा एनर्जी लगानी है। उसे इरिटेट करना पड़ेगा, उसे इधर उधर छेड़ना पड़ेगा, सर पे मारना पड़ेगा, तो मेरे को एनर्जी ज्यादा लगानी है। अब पहले से कोई अनस्टेबल है, उसे मुझे शांत करना है, तो उसे पानी पिला दिया ठंडा, रूह पिला दिया, आराम से बैठा दिया, तो उधर मेरे को एनर्जी कम लगानी है। अगेन क्या चीज? फिर भी शांत तो हो ही जाएगा ना, है ना? नहीं, देखो शक्ल तो मेरी हर कोई देखो। बात समझ आई? अनस्टेबल से स्टेबल जाने में एनर्जी कम लगानी है। अनस्टेबल कौन? जैसे लड़कियों का गुस्सा, है ना? गुस्सा ही नहीं करते, आप तो सीधे होते देखो हैं ना। लड़कियों को गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा चढ़ता है ना? उनका पारा चढ़ता है धीरे 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 धीरे, लड़कियों का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है और फिर वो शांत होता है आराम से। तो ये वही है, तो ये वही है। अब स्टेबल अच्छे खासे इंसान को, लड़कों को अगर अनस्टेबल करना है तो एनर्जी ज्यादा लगानी है ना, क्योंकि हमारा पेशेंस ज्यादा है। लिखो। ठीक। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। क्या होता है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट? मतलब आपका जो OS है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। क्या बोला है कि NS and N-1d electrons are very close in bond formation because of comparable energies। बात समझ आई? जाहिर सी बात है इन दोनों की एनर्जी क्या है? बहुत आपस में क्लोज है, तो ये नियरली आपको आसपास मिलते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? क्लोज है काफी। तो काफी जाहिर सी बात है इनका बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। वन मोर थिंग हमने क्या बोली है कि आपको मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट किस किस की मिल रही है? +2 आपको मिलेगी। ठीक है। एक्सेप्ट आपका स्कैंडियम, उसकी क्या मिलेगी आपको? +3। बात समझ में आई? ठीक। वन मोर थिंग, अगर आपसे कोई बोलता है कि मुन्ना मेरे को बता 3D सीरीज के अंदर हाईएस्ट किसकी है, तो डेट इज आपका Ru एंड OS, रुबिडियम एंड आपका ऑस्मियम। कितनी मिलेगी आपको? +8। बात समझ में आई? अच्छा वन मोर थिंग, एक और क्वेश्चन आता है, वो पूछता है 3D सीरीज के अंदर मुन्ना मेरे को बता किसकी है? Mn की बता क्या है? तो Mn की क्या होती है? याद रखेंगे +7। ठीक। Mn की पूछता है और K2Cr2O7 में Cr की पूछता है।
और CrO2Cl2 के अंदर Cr की पूछता है, क्रोमाइल क्लोराइड के अंदर, तो हम लोग उसे कवर करेंगे अभी। ठीक, बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं Zn या फिर Sc, क्या ये आपके वेरिएबल OS शो करेंगे? अगर आपको दिख रहा हो, मैंने क्या बोला कि मोस्ट कॉमन तो सर +2 है, सिवाय स्कैंडियम के, क्योंकि वो क्या शो करता है +3। तो क्या ये +3 के अलावा कुछ और शो करता है? नहीं करता। Zn एंड Sc आपको क्या लिखवाया था कि दीज आर करेक्ट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन ट्रांजिशन मतलब सर ये वाले जो हैं आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देंगे। तो हेंस आपका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया कि स्कैंडियम आपको +3 ही देगा। क्लियर है? छापो। है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या होती है उसकी? ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये आपने सुना है पहले भी, फिर से सुन लो, कोई बात नहीं। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो टाइप की मिलेगी। पैरामैग्नेटिक कौन सी होती है? जिसमें आपको क्या मिलता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक कौन सी होती है? इसके अंदर आपको क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है आपको D1 से D9 के अंदर मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, हो सकता है सर 5 के बाद तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, मगर उसके बाद कुछ तो खाली रहेंगे। बात समझ नहीं? फुल्ली फिल्ड कौन से हो गया? तो D10 होगा, या तो खाली कौन सा होगा? D0। अगर D1 भी है तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, D5 में भी मिलेगा impediment। हाँ, तो वो D1 से D9 में आ गया ना। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट भी है मैग्नेटिक मूवमेंट, कैसे निकलता है इसका? 1 मार्क का क्वेश्चन आपका कंफर्म है पेपर के अंदर। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसका। क्या बोलता है? अगेन डिनोटेड बाय म्यू √n+2 एंड यूनिट्स आर bm, दैट इज बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये समझ में आ गया, मगर मुझे n समझ में नहीं आया, n क्या है? सो n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सपोज करते हैं अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, सो 1 × 1+2 √3। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो आपको क्या मिल रहा है? म्यू √3। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 है तो आपको क्या मिलेगा? √8। √3 अगर 3 है तो आपको मिलेगा √15, 4 है तो √24, 5 है तो √35। 5 से ज्यादा अनपेयर्ड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अनपेयर्ड तो फिर भी रहेंगे थोड़े थोड़े, मगर मेनली आपका टीचर 5 तक देता है, क्योंकि 5 तक आपको सारे अनपेयर्ड मिलते हैं। तो अगर आपको इसे याद करना है तो इन वैल्यूज को आप याद कर सकते हैं। जाहिर सी बात है पेपर के अंदर आपको इसको भी सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यूज मुझसे याद होती नहीं, तो उसकी एक ट्रिक है। आओ ट्रिक समझते हैं। 1 है तो 1 पॉइंट लगा दो आगे, 2 है तो 2 पॉइंट, 3 है तो 3 पॉइंट, 4 है तो 4 पॉइंट, जरा इसको ऐसे लिखते हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, 5 वाले के लिए। बात समझ में आई? अब एक नंबर लिखना है जो आपने याद करना है, 78899, बस 78899। तो आंसर क्या मिला? 1.7, 2.8, 3.8, 4.8, 5.8। क्लियर है? पहले जो लिखा था वो सेम लिख दिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। उसके बाद नंबर याद करेंगे 78899, बस 7 8 9 है, 7 एक ही बार है, 8 8 और 9 दो बार है। क्लियर है? तो ये इनको सॉल्व करके आपको मिल गया। ठीक, ये थी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद है कुछ कलर्ड कंपाउंड से रिलेटेड, वो भी अगेन कहां से आता है? मेनली पैरामैग्नेटिक से, क्योंकि अनपेयर्ड नहीं है तो आपको कलर नहीं मिलेगा, कलरलेस हो जाएगा कंपाउंड। लिख लो इसे। अच्छा, अब बात है किसकी? कलर्ड कंपाउंड्स की, जो आपको जितने भी आपके लैब के अंदर मिलते हैं, जैसे K2Cr2O7 ऑरेंज कलर, क्रोमेट येलो कलर, KMnO4 डीप पर्पल कलर, वॉयलेट कलर। तो वो सारा कहां से आता है? कलर्ड कंपाउंड से। कि सर कंपाउंड के अंदर कलर कहां से आता है? याद रखना, कंपाउंड के अंदर कलर मेनली कहां से मिलता है आपको? जहां आपको क्या मिल जाए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां आपको मिल जाए वो आपका क्या होगा? कलर्ड कंपाउंड। अगर अनपेयर्ड नहीं है तो विच मींस अनपेयर्ड नहीं है मतलब डायमैग्नेटिक है, तो वो आपको क्या मिलेगा? कलरलेस। व्हाइट नहीं बोलेंगे, कलरलेस। ठीक, व्हाइट अक्सर हमारी पीपीटी होती है। अब 3 टाइप के प्रोसेस हैं, ये आपसे वाइवा के अंदर पूछा जाता है। ठीक, मुझसे पूछा गया था ये वाला, मैं आंसर दे के आया ये वाला, तो आप लोग को गलती मत करना, ठीक है। कंफ्यूजन कई बार हो जाती थी। तो डीडी ट्रांजिशन है, सबसे ज्यादा कॉमन है,
फिर आपको मिलता है चार्ज ट्रांसफर और एक मिलता है आपको कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, डी ट्रांजिशन आपका सबसे इजी जो हमने भी पढ़ा, ये कहां से आता है आरुष, आरुष कह रहा हूं आयुष, अनपेड इलेक्ट्रॉन से। सेम वही कंसेप्ट है, अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और आपको कलर दिख रहा है उसके अंदर, तो आपको क्या मिल रहा है, डी ट्रांजिशन। फिर वो पता है चार्ज ट्रांसफर वाला, ये सबसे ज्यादा टीचर पूछता है, दिस इज अगेन टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा टीचर पूछता है। इसके एग्जांपल अगर आप लोग मुझसे पूछे तो आपके हो गए K2Cr2O7, KMnO4, अगेन आपका CrO2Cl2, लिख बाद में लेना, ठीक है जी। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक, अगर हम लोग इन सब के अंदर निकालते हैं तो आप लोग देखो यहां से भी सर एक O देगा, यहां से भी O देगा, यहां से भी आपको O देगा, अगेन ये भी D0 में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये +6 Cr का, ये आपको मिलेगा +7, ये भी आपको क्या मिलेगा +6 क्रोमियम। मुझसे पूछा गया था कि MnO4 का, जवाब मैंने +7 दिया था और बोला मैंने रीजन डी ट्रांजिशन था, तो मैं मिक्स कर दिया था। आपको प्रेशर होता है, वाइवा ले रहे हैं वो, तो आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। +7 है, आपसे पूछेगा कि मैंगनीज का हाईएस्ट OS क्या है, जवाब क्या होना चाहिए +7। K2Cr2 का के अंदर O7 के अंदर Cr का मैक्सिमम क्या है +6, कहीं से ही +7 बोल देते हैं, वो गलती मत करना, ठीक। बात समझ में आई कि सर इसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसके सारे कॉमन एग्जांपल है जो टीचर्स फेवरेट एग्जांपल है। O से क्या सीखा हमने कि इनका क्या था, D10, वो D0 हो गया था पहले, ठीक। अब आते हैं एक और फेमस, ये थोड़े कम फेमस है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ये आपने सुने होंगे। कौन से सर, AgI है आपका, AgBr है, AgCl है ना, मल्टीपल जितने भी आपके हैं ये सारे क्या शो करते हैं आपको, कोवेलेंट कैरेक्टर। अक्सर आपको याद होगा ये हमारे व्हाइट PPTs बनाते हैं, है ना, तो ये व्हाइट कलर कहां से आ रहा है, अगेन कोवेलेंसी से आ रहा है वहां का। तो ये आपने रीजन याद रखना है सर, डी ट्रांजिशन का रीजन क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, चार्ज ट्रांसफर का रीजन क्या है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, एंड कोवेलेंट का रीजन क्या है, ये सारे आपके जो है कोवेलेंसी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब आपके कौन से होते हैं, अक्सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले, ठीक है जी, याद रखना कौन से वाले, कोऑर्डिनेशन वाले। तो ये बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो कोऑर्डिनेट बड़े भयंकर भयंकर बनाते हैं ये वाले। स्मॉलर साइज ऑफ मेटल एटम्स, तो जाहिर सी बात है जितने छोटे होंगे उतने ज्यादा क्या बनाएंगे, आपको कोऑर्डिनेट एटम्स बनाएंगे या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि इनके पास जो चार्ज होता है दैट इज वेरी हाई आयनिक चार्ज। नेक्स्ट क्या बोला हमने कि अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल की फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। बात समझ में आई। तो ये सब इन्हीं चीजों की वजह से क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अक्सर हम लोग जो देखते हैं हमारे जो कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां पे हमको वैकेंट डी की नीड होती है। तो ये आपको जब हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी कि ऐसा यहाँ पे क्यों है। आफ्टर दिस वी हैव इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो जरा समझो आप लोग, अब तो वो चैप्टर हट चुका है आपका। सपोज करो ये एक मेटल है या फिर एक सॉलिड है। क्या सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, टाइटली पैक्ड। आपको ये बीच में डायमंड सी शेप दिख रही है, खाली खाली जगह जिसे हम लोग चाह के भी भर नहीं सकते, कुछ इस तरह ये दिख रही है यहाँ पे जो बनी हुई है बीच बीच में। दीज आर कॉल्ड वॉइड्स, खालीपन, वॉइड्स। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स। अब सपोज करो मैं आपका आयरन का बनाता हूं, तो सर आयरन की लैटिस जो है वो कुछ ऐसे बनेगी। इमेजिन करते हैं कि इधर Fe है, इधर भी Fe है, Fe ठीक कुछ इस तरह है। एंड आई एम सेइंग कि यहां पे क्या हुआ, इनके बीच में एक H आ गया। तो क्या ये सेम ये वॉइड्स है? हाँ वॉइड्स तो है। अब इनके यहाँ पे सपोज करो कोई एक H आके फंस गया यहाँ पे कुछ इस तरह, तो इसी को हम लोग ने क्या नाम दे दिया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। मतलब जो इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर आ जाए सर, जो खाली जगह में आ जाए, ऐसे कंपाउंड्स हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब आइए पढ़ते हैं। सर पहले ये टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में और आ गया तो इनका एमपीटी विच मींस इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हो गया।
इतना ज्यादा हो गया कि जो इवन प्योर मेटल्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा होता है, उनसे भी ज्यादा हो गया। तो हेंस पहला पॉइंट क्या कहता है कि हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन दोज ऑफ इवन ऑफ प्योर मेटल्स। नेक्स्ट, सर इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो बहुत हार्ड भी होंगे। जी हाँ, इतने ज्यादा हार्ड है कि कोई कोई तो हार्डनेस के मामले में डायमंड को पार कर गया। एंड डायमंड हम लोग जानते हैं जो नोन है टफेस्ट ऑन द अर्थ। तो देर आर वेरी हार्ड एंड सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। ठीक, नेक्स्ट क्या है सर, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिव होते हैं एंड दे रिटेन दैट मेटेलिक कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी। क्लियर है? बोराइड्स मतलब आप लोग समझे बोरॉन के कंपाउंड्स, बोरॉन के कंपाउंड्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास अलॉयज की फॉर्मेशन, यहाँ पर लास्ट है। क्या है अलॉयज की फॉर्मेशन? अलॉय क्या होते हैं? जो एक या दो एलिमेंट से मिलके बनते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या है कि इनका सिमिलर रेडियाई है। रेडियाई मतलब सिमिलर इनका रेडियाई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इनका अलॉय है कॉपर और जिंक का, उसे हम लोग ब्रास कहते हैं। आपने सुना होगा ये ब्रास का है कंटेनर, तो बड़ा फेमस है कि कॉपर जिंक का अलॉय क्या होता है? ब्रास। वैसे मल्टीपल है मगर पेपर में दो मेनली पूछे जाते हैं, कॉपर और टिन का क्या है? ब्रॉन्ज। तो टेक्निकली अगर आपको कोई ब्रॉन्ज मेडल मिला है तो वो किससे मिलके बना है? कॉपर और टिन से। अगर कोई ब्रास का बर्तन है आपके पास तो वो किससे मिलके बना है? कॉपर और जिंक से। बस अलॉयज में इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। अब स्टार्ट होंगी रिएक्शंस। चलिए, अब आपके पास क्या है? क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन। जहां क्रोमियम एक है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रोमेट आयन। आयन है तो चार्ज है तो आयन है। दिस इज कॉल्ड, दो आ गए तो डाई क्रोमेट आयन। ठीक है जी। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि सर ये है क्या। तो देखो Cr है और एक टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है। O O O और O, चार O हमने जोड़ने हैं और ऊपर स्पीच में 2 माइनस का चार्ज है, हमने 2 माइनस का चार्ज लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स बना के। क्रोमेट आयन है, इसका कलर अक्सर आप लोग को दिखता है येलो कलर का। ठीक, वन मोर थिंग, यहाँ पे ये सारे जो बॉन्ड लेंथ है वो एक ही साइज की होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दिस इज वन बॉन्ड लेंथ। ठीक, अब आते हैं जरा दूसरी साइड। दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट के अंदर सर दो बार क्रोमियम है तो डाई नाम आ गया। Cr बनाए, अब इधर Cr के आपने 3 O लगाए, इधर Cr के आपने 3 O लगाए और बीच में दोनों को सिंगल O से जोड़ दिया। तो आपका क्या बन गया? पूरी स्पीशी पे 2 माइनस का चार्ज लगा के डाइक्रोमेट आयन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि ये 6 जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 1 2 3, इनका बॉन्ड लेंथ बराबर है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका बॉन्ड लेंथ अलग होता है। इसका हम लोग बात करें, इसका 163, इसका 159, इसका 140 समथिंग में होता है। तो यहाँ पे आपको टेक्निकली 2 बॉन्ड लेंथ मिलते हैं कि सर एक तो ये 6 का हो गया और एक इसका अलग है, तो 2 बॉन्ड लेंथ है। और डाइक्रोमेट का कलर आपको क्या मिलता है? हमेशा ऑरेंज। ठीक है जी, बना लो उसे। अब है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। जरा समझते हैं कि हमने लिखा क्या है। आपके पास है FeCrO4, आपने उसके अंदर 16 NaOH डाले और 7 O2, आपको क्या मिला यहाँ से? 8 Na2CrO4, 2 Fe2O3 निकले और आपका पानी निकला यहाँ से। Na2CrO4 का नाम क्या होगा? सोडियम क्रोमेट। ठीक, उस सोडियम क्रोमेट जो आपके 8 बने उसमें से आपने 2 यहाँ पटके और उसमें आपने क्या डाला? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जैसे ये काम करा तो जो आपका सोडियम क्रोमेट था वो क्या बन जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट। करेक्ट। अच्छा, Na2, हाँ, Cr2 यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट, साथ में निकला सोडियम सल्फेट और आपका पानी। अब जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ बना, अब टेक्निकली हमें Na हटा के यहाँ क्या लगाना है? K। तो आपका पूरा ये बन जाएगा। तो K हटाना है तो सर KCl डाल दो। K यहाँ आया तो NaCl के साथ गया, NaCl निकल गया, NaCl निकल गया और साथ में आपको क्या मिला? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये आपका आता है ऑरेंज कलर का। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज। Na2Cr2O7 का करंट भी आपको क्या मिलता है? ऑरेंज। एंड अगेन जहां क्रोमेट आपको दिख जाए वहां आप अपने आप आंख बंद करके लिख सकते हैं येलो, इधर भी लिख सकते हैं येलो। ठीक है, NaCl2 है तो येलो 2 लगा दिया। बात समझ में आई? तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7।
हो सकता है आपके पेपर में ये वाली रिएक्शन दे दे कि कंप्लीट द रिएक्शन, हो सकता है ये दे दे या फिर ये दे दे। तीनों आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि मल्टीपल रिएक्शन है। इसके बाद भी हमारे पास ये प्रिपरेशन की है, और मिलती है आपको रिएक्शन हाइलाइट्स के साथ, एसिड के साथ। नोट डाउन करिए। चलिए ये करें स्टार्ट। आइए आपका इंतजार, कॉपीराइट आ जाए। ठीक, चलिए रिएक्शन विद एसिड्स। क्या उठाएंगे? आपने क्रोमेट, आपने उठाया 2 क्रोमेट, H प्लस डाला। अब कोई भी H प्लस, कोई भी आपने एसिड लिया, H प्लस देगा आपको। आपको क्या बन गया? डाइक्रोमेट बन गया। डाइक्रोमेट ऑरेंज है, ये येलो है। कलर आपका कैसे गया? येलो से ऑरेंज गया, साथ में पानी निकल गया। अब इस डाइक्रोमेट को आपने यहां पटका, उसके अंदर अगर आप 2H माइनस डाल दें, दैट इज कोई भी बेस डाल दें, तो आपको क्या मिलेगा? क्रोमेट मिलेगा। और वापस आपको क्या मिला? H2O। अगर आप लोग देखें तो यहाँ pH और यहाँ pH में क्या कोई फर्क आया है? ऊपर pH बढ़ा है या कम हुआ है? बड़े pH कम होगा। कम होगा। ठीक है, H प्लस डाला है और बेस डलते ही pH क्या होता है? बढ़ जाता है। तो याद रखना कि 2 रिएक्शन है, इन 2 रिएक्शन के अंदर एक एसिड वाली के अंदर pH कम होता है, बेस में आपका pH बढ़ता है। सिमिलरली रिएक्शन विद एसिड आपका इतना ही था। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन ऑन हीटिंग। कुछ नहीं करा आपने, पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ रखा, उसको हीट किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, वो टूटेगा। कैसे कैसे टूटा सर? 4K2CrO4 में, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट, साथ में आपके 2 निकलेंगे Cr2O3 और साथ में आपके 3 ऑक्सीजन। ये 2 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 रिएक्शन जो है पेपर में आती है, कंप्लीट द रिएक्शन करके आपकी आई, जैसे आपकी भी आ सकती है, आपकी में भी आ सकती है, तो करके जानी है। ऑक्सीजन डालना भूल गई, मुझे नहीं याद रहा पेपर में। पेपर में क्या? पेपर में ये आया था, जो ऑक्सीजन डालना भूल गई। ऑक्सीजन डालना है फिर यहाँ से निकालना है? हाँ, डालना है। वही वही डालते हम लोग यहाँ पे है, अच्छा ठीक है, निकालना है। यहाँ से निकलता है। निकालना भूल गई। ठीक है, बात समझ गई? चलो सुन लो एक बार, फिर लिखते रहना आराम से। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। ठीक है जी। अब सर इतनी सारी प्रिपरेशन कर ली, अब KMnO4 की समझाओ। समझो जरा, सबसे पहले क्या उठाएंगे? MnO2। ये दिखने में काले कलर का होता है, ब्लैक कलर का। इसके अंदर आपने क्या करना है? इसको आपने फ्यूज करना है। फ्यूज का मतलब क्या होता है? मिलाना है। फ्यूज विद KOH ऑक्सीडाइज्ड विद KNO3। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज KNO3 से ऑक्सीडाइज हो रखा है, इसके साथ आपने इसे मिलाना है। क्या मिलेगा आपको? MnO4 पे 2 माइनस का चार्ज, इसे हम लोग कहते हैं मैंगनेट आयन। और ये आप जब देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? आपने करना है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इस मैंगनेट आयन का इन बेसिक मीडियम OH माइनस के अंदर। जैसे ही करोगे ये सेम तो रहेगा, मगर 2 माइनस का चार्ज -1 का हो जाएगा। ये आपको ग्रीन से पर्पल कलर का देखने को मिलेगा, और इसे हम लोग कहते हैं परमैंगनेट आयन। क्लियर है? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लो सब। चलिए आइए अब करते हैं जरा गरम KMnO4 को। KMnO4 को आपने हीट करना है, तो आपको क्या मिला? K2MnO4 और MnO2 प्लस O2। K2MnO4 का क्या नाम होगा? पोटेशियम। MnO4 क्या होता है भाई? ये भी लिखवाया है पीछे, मैंगनेट। तो सर पोटेशियम मैंगनेट मिला, साथ में आपको ब्लैक कलर का क्या मिला? MnO2, और साथ में ऑक्सीजन निकल गई। रिएक्शन ऑन हीट। अब जरा इसे एसिड के अंदर डालेंगे। कौन सा? KMnO4 है। KMnO4 का कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है सर, डीप पर्पल। साथ में आपने 3 मोल H2SO4 डाले, सल्फ्यूरिक एसिड डाले कॉन्सेंट्रेटेड। साथ में आपका क्या निकल गया? क्या निकल गया? पोटेशियम सल्फेट Mn2O7 और साथ में 3 मोल ऑफ पानी। किसका क्या नाम हो सकता है Mn2O7 का? मैंगनेट क्या होता है? Mn क्या होता है? सॉरी, Mn मैंगनेट क्या होता है बता। MnO4। अब ये क्या होगा? Mn2O7 डायमैंगनेट, क्योंकि 2 आ गए। मैंगनेट का O7 2 माइनस रहता है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या होता है? डी ब्लॉक खत्म, मुबारक हो। डी ब्लॉक यहाँ पे आपका खत्म है, पूरा डी ब्लॉक। F ब्लॉक बहुत छोटा है, तो उसकी आपको डरने की नीड नहीं है। पेपर में 85% आपका डी ब्लॉक आता है। ये वाला रिएक्शन जो है ना, ये MCQ में आया था कि वो लिखा था कि MnO4 में H2SO4 डालोगे तो क्या आएगा? Mn वाला कुछ होगा। ये सेम क्वेश्चन आया था, हाँ? सेम क्वेश्चन आया था ना, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। मतलब उसमें सिर्फ ऑप्शन
अच्छा, तो ठीक, यहाँ पे आपका डी ब्लॉक खत्म होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही स्वाद वाला टॉपिक है। वही है जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, एफ ब्लॉक आपको समझाया है कौन से होते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, डी ब्लॉक वाले बदतमीज, और यहाँ महाबदतमीज जो बैठे हैं एफ ब्लॉक वाले। डी ब्लॉक वाले बदतमीज को समझाया आपको क्योंकि कोई इनर ट्रांजिशन शो कर रहा है। अच्छा, इनर ट्रांजिशन तो एफ ब्लॉक है। कोई आपको क्या बता रहा है कि मेरे पास वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है। कोई कह रहा है कि मैं 11 प्रॉपर्टी शो करूंगा। कोई कह रहा है कि मैं ट्रांजिशन हूं मगर नॉन ट्रांजिशन के साथ बैठा हुआ हूं। तो अलग अलग है ये। फिर क्या आते हैं पापा, ये 2 लाइन वाले कौन से, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मोहल्ले के अंदर हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, मतलब सर ट्रांजिशन तो ये भी है, जी हाँ, मगर कौन से हैं, इनर ट्रांजिशन है। ठीक, अब ये दो जो आपको 2 लाइन दिख रही है, ये 2 लाइन फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट में। एक को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, एक को हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, ताज्जुब की बात यह है जो स्टार्टिंग के 2 वर्ड हैं एलए और एसी, ना ही ये एसी एक एक्टिनॉइड है, ना ही ये एलए एक लैंथेनॉइड है। ऑल्दो आप अगर पीरियोडिक टेबल देखें आपको एलए भी मिलेगा, एसी भी मिलेगा, मगर ये ना तो लैंथेनॉइड है ना तो एक्टिनॉइड है। ये आपको डी ब्लॉक के अंदर छुपे मिलते हैं कहीं ना कहीं। ठीक, बात समझ में आई। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से होती है सर? स्टार्टिंग आप लोग देखेंगे यहाँ पे होता है सीरियम, यहाँ पे होता है थोरियम, वहां से हमारा ब्लॉक स्टार्ट होता है। क्या है सर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इनकी होती है n-1 n-2, f में इलेक्ट्रॉन फेल होंगे 1 से 14 तक। देन जानवी n-1 d 0 से 1 जाएगा, और ns2 में आपका कंफर्म रहेगा ns2 में। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं जैसा हमने डी ब्लॉक में सीखा। देन हमने क्या सीखा कि लैंथेनॉइड सर कहां से कहां होते हैं। एटॉमिक नंबर 57 से 71 आपको ये मिलेंगे। ठीक है जी, अगर आप मुझसे पूछो सर और प्रिसाइज, टेक्निकली टीचर यहां तक पूछता है। और प्रिसाइज अगर आपने देखना है तो ग्रुप 3 देख लेना, और या उसी के अंदर 6 पीरियड देख लेना। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स आपको कहां मिलते हैं, 89 से 103 एटॉमिक नंबर तक, ग्रुप 3, और उसी के नेक्स्ट वाला पीरियड 7th पीरियड। तो मतलब आपको साथ साथ देखने को मिलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्लियर है? इसके बाद हम लोग सीखेंगे लैंथेनॉइड की सीरीज क्या है, एक्टिनॉइड की सीरीज क्या है। करते हैं शुरुआत हमारी लैंथेनॉइड सीरीज की। ठीक है जी, क्या बोला था आपको, एटॉमिक नंबर 57 से लेके कहां तक मिलेगा, 71 तक। ठीक, याद कैसे करें सर? याद करने की बड़ी स्वाद वाली ट्रिक आपको मैंने दे दी है, दैट इज कॉल्ड लाला सैर पर निकल पड़े, सामने यूरोप की गाड़ियां तब दौड़ी होंगी, एक तुम यामाहा ले जाओ। ठीक है जी, फिर से, एक तुम यामाहा ले जाओ। हमारी यामाहा किसी से कम है के? ये वही वाला है। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग वी हैव, इसमें से जो हमने हैंड पिक करके कौन से निकाले, LA, CE, GD और LU। कॉमन क्या देखा, इन सब में 6s2 कॉमन है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, और इन सब के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 5D में 1 और 6s में 2, ये कॉमन है। दैट इज योर लैंथेनॉइड सीरीज। अब आपका ये बड़ा स्वाद वाला टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, सिकुड़ना, श्रिंक होना। करेक्ट। अब क्या लैंथेनॉइड हम लोग के सिकुड़ रहे हैं? जी हाँ। कोई चीज जब सिकुड़ती है तो साइज बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। वही हम लोग यहाँ सीखेंगे। देखो क्या बोला है, सपोज करो ये एक एटम है, ये उसका 6s ऑर्बिटल है, ये उसके पास 5D का शेल है, एंड इनर मोस्ट कौन सा होता है, हमारा 4f। ठीक, अब 6s के अंदर हमने क्या बोला कि सपोज कर ले सर 2 इलेक्ट्रॉन है, D के अंदर कितने होंगे, 10 होंगे, हो गए 10। ठीक है, 4f में ऐसे यहाँ पे 14 होंगे इलेक्ट्रॉन। अब क्या बोला गया, अगर आप लोग ध्यान से देखें, क्या इनके बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। जाहिर सी बात है सर, यहाँ पे भी होगा, इनके बीच में भी होगा। अब 4f यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो इतने सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले आता है कि टेक्निकली जब हम देखते हैं तो सर ये शील्ड बन गई यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड। फिर तो यहाँ पे अट्रैक्शन होना ही चाहिए कि न्यूक्लियस का 6s से अट्रैक्शन होना ही चाहिए, मगर ऐसा हो जाता है। क्या बोला है कि जो न्यूक्लियस है प्लस वाला, इस 6s के इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट वाले हैं उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसका मतलब तो ये है सर, ये बाहर ये जो आपने सेना बैठा रखी है 14 इलेक्ट्रॉन की 4f के अंदर, ये काफी वीक है।
समझ पा रहे हो? अरे मगर आप सपोज करो आपका राजा है, ये आपकी पूरी सेना है, और यहाँ से कोई बंदा बिल्कुल अंदर आ पा रहा है, तो मतलब आपकी सेना वीक है। सेम यहाँ पे मतलब आपकी जो शील्ड है, शील्ड इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये सर आपका काफी वीक है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वीक है और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? हमारा लास्ट वाला। सेम आपका रीजन क्या लिखा है? शील्डिंग इफेक्ट का एस का सबसे स्ट्रॉन्ग है, पी का उससे कम, डी का कम, और एफ का सबसे कम। पेपर में जो क्वेश्चन जरूर आता है कि एफ का सबसे कम होता है या फिर एस का कम होता है। किसका कम है? एफ का। रीजन क्या बोला हमने? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, 4f की सेना काफी कमजोर है सर। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा? ये प्लस है, इनके पास माइनस का चार्ज है, इसने खींच लिया, तो साइज बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। सर ये प्लस है, ये नेगेटिव का चार्ज है, इसने इसको खींच लिया, धक्का मार दिया अंदर, तो सर कॉन्सिक्वेंस क्या है? साइज कम होगा। ठीक है। एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी हमने पढ़ना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी के लिए आप लोग इतना माने कि इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन हो रहा है, इतना मान लो, क्लोजर टू द फील्डिंग इफेक्ट। ठीक। वन मोर थिंग, ये इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है 5D वाला 4D के आसपास आ जाता है। तो अगर आप लोग मुझसे पूछें तो जो आपका 4D का साइज है वो नियरली सेम हो जाता है 5D के साइज के। ये इसका बड़ा ही तगड़ा कॉन्सिक्वेंस है जो पेपर में आपसे पूछा जाता है। याद रखना कि 4D का साइज 5D के साइज के बराबर हो गया क्लोज आते आते। ठीक है। रीजन क्या है? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f के इलेक्ट्रॉन। सर सेना बाहर वाली वीक है, इसलिए बाहर का जो भी आपका ओपोनेंट है वो राजा के पास आ गया। ठीक, हियर राजा इज दिस एंड ओपोनेंट इज दिस। क्लियर है? ठीक है, लिखो। क्या बोल रहे हैं कि सर लैंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होंगी? तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड की क्या मिलती है आपको? हमेशा +3। ओकेजनली वो क्या क्या शो कर सकते हैं? +2 या फिर +4। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल है या हाफ है, फुल्ली फिल्ड है। एक लॉट जो आपको सीरियम है, सॉरी सीरियम ही होता है। ठीक है, सीई जो स्टार्टिंग होती है जैसे सी और टीएच से ऊपर नीचे होते हैं, वो आपको क्या शो करता है? +4 OS। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बस इसके बाद हमें करनी है प्रॉपर्टीज और चैप्टर आपका ओवर है। आइए करते हैं शुरू। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इनका कम है, ज्यादा है? बहुत ज्यादा है सर, 1000 केल्विन से 1200 केल्विन तक। और एक लौता जो सेमेरियन है उसकी कितनी मिलेगी आपको? 1623 केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या बोलता है कि आई एम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट कलर्ड है, ऑलमोस्ट सारे कलर्ड है एक्सेप्ट दो, La+3 और आपका Lu+3। तो जाहिर सी बात है बाकी सारे क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और ये दोनों क्या होंगे? डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर सारे पैरामैग्नेटिक है एक्सेप्ट दीज टू La+3 एंड Lu+3। लास्ट पॉइंट क्या है? बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन इन लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, बेसिक नेचर हो जाता है। एंड अगेन जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बस बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड के बीच की जो लेंथ होती है, ए और बी है उनके बीच में जो लेंथ है वो कम होती रहती है। ठीक, इसके बाद हमने करना है एक्टिनाइड की प्रॉपर्टीज। उसके अलावा एक्टिनाइड के अंदर कुछ नहीं आता, वो करके खत्म करते हैं। चलिए जी, नाउ वी आर डूइंग एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक्टिनॉइड में प्रॉपर्टीज के अलावा ज्यादा कुछ पूछते हैं नहीं, तो ये बस इतना ही आता है एक्टिनॉइड के अंदर, आप लोग इतना मान के चलें। ठीक, क्या बोला गया है? इसलिए मैंने आपको एक्टिनॉइड की सीरीज भी नहीं बताई है, उसमें ऐसा कुछ आता है नहीं। क्या प्रॉपर्टीज है सर इसकी? पहली प्रॉपर्टी है, ये भी लैंथेनॉइड की तरह आपको क्या शो करता है? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, सबसे ज्यादा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या शो करता है? 5f के अंदर, विच मींस ये भी क्या करता है? 4f की तरह काफी पुअर शील्डिंग। ठीक है सर, 4f हमने अभी सीखा था पीछे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इनके सबके पास क्या है? ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट है। सर कितनी ग्रेटर होनी चाहिए? तो ये +4 से +7 तक शो करता है। ठीक, वन मोर थिंग, शोज इन जर्नल +3 OS। इन जर्नल अगर आप लोग देखें तो आपको +3 देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सिंस दे आर वेरी रिएक्टिव एंड रेडियो एक्टिव, तो ये
काफी जगह यूज होते हैं, यहाँ पे आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के एलिमेंट्स का काम आता है। ठीक, वन मोर थिंग कि आपको मोस्टली सारे क्या मिलेंगे, कलर्ड, मतलब मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, पैरा मैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन, वही कंसेप्ट आपके दिमाग में माइंड में फ्लोचार्ट बनना चाहिए। अगला क्या है कि सर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इजीली एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, कैन नॉट बी इजीली एक्सप्लेन। क्लियर है, पैरामैग्नेटिक है, मगर पैरामैग्नेटिक होने के बाद भी इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है इजीली एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि बहुत पहली बात तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरी बात इनका पापा यहाँ बैठा है, रेडियो एक्टिविटी। तो जब हम लोग इनके साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए आसान नहीं होता कि हम लोग काम करें इतना इजीली, है ना, उनके साथ उनको रखा लग जाता है एनवायरमेंट के अंदर। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। अब अगर हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन की, किस तरह भी आपने हमें एक्टिवेट कॉन्ट्रैक्शन भी बता दिया क्या है, लेंथेनॉइड का बताया क्या है, लेंथेनॉइड में बताया था 4f में हो रहा है, यहाँ आपको बताया कि कहाँ हो रहा है, 5f में हो रहा है। रीजन सेम है दोनों में, कोर शील्डिंग। तो ज्यादा किसमें है, तो याद रखना एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है हमेशा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, मतलब 5f का ज्यादा है 4f से, तो ज्यादा कोर शील्डिंग इफेक्ट कौन शो करेगा, 5f, मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सर वो इतना बेकार था, 4f इतना बेकार था, ये उससे भी बेकार है। बात समझ गई, ये महान बेकार है 4f से। क्लियर है, ठीक। विद दिस हम लोग अपना चैप्टर खत्म करते हैं, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है, ठीक है जी, बाय बाय जी, टेक केयर।